हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर। क्या है? रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। हमारे सभी के घर में हम इसको उपयोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में कितने मेन पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट का क्या काम होता है। थोड़ा वीडियो जो है लेंथी हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम इसको थोड़ा शॉर्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ पे काम करता है। सबसे पहले बता दें कि ये काम किस प्रिंसिपल पे करता है। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ पर काम करता है। थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ क्या है वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इसके क्या मेन पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर दो प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट। पहला कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। दूसरे होते हैं मैकेनिकल पार्ट्स। दूसरे कौन से होते हैं? मैकेनिकल पार्ट्स। अब हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में क्या क्या आता है, उसके बाद देखेंगे कि मैकेनिकल पार्ट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रिकल पार्ट में रिले। क्या लगी होती है हमारे रेफ्रिजरेटर में? रिले लगी होती है। रिले किस में लगी होती है? हमारे कंप्रेसर में लगी होती है। किस में लगी होती है? कंप्रेसर में रिले लगी होती है और रिले का काम होता है कंप्रेसर को शॉर्ट करके स्टार्ट करने का। क्या होता है रिले का काम? रिले जो होती है वो क्या करती है? हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने में मदद करती है। ये रिले का काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा OLP। क्या आ जाता है? OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। क्या करता है ये? ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये भी हमारे किसके साथ लगा होता है? OLP कंप्रेसर के साथ लगा होता है। बाय चांस अगर हमारा रेफ्रिजरेटर का डोर खुला छूट गया किसी कारण से, तो खुला छूट गया तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और पूरे स्पेस को क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर तो चिल्ड नहीं कर सकता, ठंडा नहीं कर सकता। तो क्या है, ओवरलोड होके हमारा जो है कंप्रेसर को OLP कट कर देता है। क्या कर देता है? कट कर देता है। ये हमारा OLP का काम होता है। उसके बाद आ जाता है थर्मोस्टेट बाल्व। क्या लगा होता है? एक थर्मोस्टेट बाल्व। थर्मोस्टेट बाल्व जो है हमारे एवोपरेटर से कनेक्ट होता है और हमारे कंप्रेसर से कनेक्ट होता है। कैसे? इसका जो एक सिरा है, इसके अंदर एक पारा मरकरी लेड होता है थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर, जिसको हम किस में रखते हैं? एवोपरेटर में रखते हैं, जो टेम्परेचर को क्या करता है? सेंस करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को सेंस करता है। और एक सिरा जो है हमारा किसके साथ जुड़ा होता है? कंप्रेसर के साथ जुड़ा होता है, जहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती है। क्या लगी होती है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती है। जैसे ही हमारे एवोपरेटर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या है? संकेत देता है कि अभी जो है एवोपरेटर का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अभी कंप्रेसर को वो कट कर देती है। क्या? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये हमारा होता है थर्मोस्टेट वाल्व का काम। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट वाल्व क्या करती है। तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है एवोपरेटर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्या करती है थर्मोस्टेट वाल्व? एवोपरेटर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल पार्ट में हमारा मोटर और कंप्रेसर। कंप्रेसर मैकेनिकल पार्ट्स में भी शामिल है और हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में भी शामिल है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी होती है। क्या लगी होती है? कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी होती है। कौन सी मोटर लगी होती है? इस पे पक्का ध्यान दीजिए। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। कौन सी मोटर लगी होती है हमारे कंप्रेसर के अंदर? कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर लगी होती है, जो किससे चलती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसलिए कंप्रेसर क्या है?
हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी आता है और मैकेनिकल पार्ट में भी आता है। मैकेनिकल पार्ट में इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर एक पिस्टन लगा है जो क्या है, अप डाउन मूवमेंट करता है, गैस को कंप्रेस करने में मदद करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है डोर लाइट। क्या आ जाता है? डोर लाइट। डोर लाइट लगा होता है जिसकी जो स्विच है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारे डोर के साथ एक क्या है, पुल एंड पुश स्विच लगी होती है। जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं पुश हमारी ऊपर आती है, हमारा लाइट ऑन हो जाता है। जैसे ही डोर को क्लोज करते हैं स्विच पुश हो जाती है, हमारा लाइट बंद हो जाता है। ये इतने हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट है जो कि रेफ्रिजरेटर में लगे होते हैं। अब देखते हैं हम मैकेनिकल पार्ट। क्या देखते हैं? मैकेनिकल पार्ट कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या उपयोग है, किसका क्या काम है, वो देखेंगे अभी। सबसे पहला जो पार्ट है नंबर 1 वो है कंप्रेसर। मैकेनिकल पार्ट में पहला क्या है हमारा, कंप्रेसर आ जाता है। अब कंप्रेसर जो है वो क्या करता है वो देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को, कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट पाया जाता है वो क्या है, फ्रॉन 12, 22, 134 अल्फा और 135 अल्फा। इस प्रकार का इसके अंदर क्या रेफ्रिजरेंट पाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर मोटर कौन सी लगी पहले ही बता दिया है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर लगी होती है। उसके बाद इसमें कुछ ऑयल भी फिलअप किया जाता है कंप्रेसर के अंदर। क्या फिलअप करते हैं हम, कुछ ऑयल। ऑयल किस लिए फिलअप करते हैं, मोटर लगी है, मोटर के अंदर क्या पिस्टन कनेक्ट है, पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, किस लिए, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए। तो जब मूवेबल पार्ट्स है तो उसमें क्या है, घर्षण भी होगा, और घर्षण होगा तो क्या है, हमारे पार्ट्स में टूट फूट होने की संभावना होती है। इसलिए लुब्रिकेशन के लिए इसके अंदर क्या है, ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल किस लिए डाला जाता है, क्लियर हो गया। मोटर का क्या काम है ये भी क्लियर हो गया। गैस कौन सी आती है ये भी क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंप्रेसर होता है रिसिप्रोकेटिंग टाइप। कौन सा, रिसिप्रोकेटिंग टाइप होता है, जो कि हमारा नॉर्मल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं हम इसको। इसका उपयोग कहाँ होता है, हमारे जो घरेलू फ्रिज होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, वाटर कूलर होते हैं उसमें उपयोग होता है, हमारे जो डी फ्रिज होते हैं उनमें उपयोग होता है। जितने भी रेफ्रिजरेटर हमारे लीटर में काउंट होते हैं, किसमें, लीटर में, उनमें सब में जो है हमारा रिसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा होता है हमारा रोटरी टाइप का कंप्रेसर। कौन सा होता है दूसरा, रोटरी टाइप का कंप्रेसर। अब रोटरी टाइप का जो कंप्रेसर होता है हमारा, वो हमारे जितने भी एसी होते हैं, जितने भी स्प्लिट एसी होते हैं, विंडो एसी होते हैं, सभी एसीओ में जो है कौन सा कंप्रेसर अब उपयोग में लेते हैं, रोटरी टाइप का कंप्रेसर उपयोग में लेते हैं। सेकंड भी हमारा क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। तीसरा हमारा जो कंप्रेसर होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। किस टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका उपयोग करते हैं हम, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, सेंटर एसी लगे होते हैं बड़े बड़े हालों में, उसमें जो कंप्रेसर उपयोग किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर उपयोग किया जाता है। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर का क्या काम है, इसके अंदर कितनी चीजें लगी हुई है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अभी आगे बढ़ते हैं। जब कंप्रेसर के अंदर मोटर स्टार्ट होती है, कंप्रेसर चलना स्टार्ट करता है, मोटर घूमती है तो पिस्टन का मूवमेंट शुरू होता है। क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट शुरू होता है। पिस्टन जो है हमारा क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो जैसे ही पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट करेगा
तो इसके अंदर क्या है, रेफ्रिजरेंट होता है। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। और जब वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, क्या करता है, कंप्रेस करता है। रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर फॉर्म में होता है। यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में। सभी को यहाँ तक समझ आ गया। तो किसी चीज को जब आप कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमेशा उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे ही कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और जब यहाँ से ये बाल्ब ओपन हो जाएगी, यहाँ पे ये डिस्चार्ज लाइन है। कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में एक बाल्ब लगी होगी। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो बाल्ब क्या है, ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो हमारा यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, हाई प्रेशर में। कैसा निकलेगा, हाई प्रेशर में। तो कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट हुआ, पिस्टन ने अपनी हरकत की, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से बाहर निकलता है वो कैसा निकलता है, वेपर फॉर्म, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में निकल गया यहाँ से रेफ्रिजरेंट। ये हमारा एक पार्ट्स पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्रेसर। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे, पार्ट्स नंबर 2। ये यहाँ पे आ जाता है हमारा कंडेंसर कॉइल। आगे हमारी कंडेंसर कॉइल लगी होगी, सभी ने देखी है, रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी होती है ना। ये आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये, आयरन की। आयरन की बनी होती है। इसके बाद यहाँ पे फिन्स लगी होती है। क्या लगी होती है, फिन्स। ये फिन्स भी किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। ये फिन्स जो लगी है, ये कंडेंसर कॉइल को सपोर्टिंग के लिए लगी है। किस लिए लगी है, ये फिन्स जो लगी है वो कंडेंसर कॉइल को सपोर्ट करने के लिए लगी है, और इनका कोई काम नहीं होता है। समझ आ गया। तो जैसे ही हमारा यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया, कंडेंसर कॉइल के अंदर जा रहा है। जब कंडेंसर कॉइल के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट घूमता है, ये देखिए कंडेंसर कॉइल की जो बनावट है वो सभी को दिख रही है। सर्किल में है, कर्व में है, टेढ़ी मेढ़ी बनी है, सभी को दिख रही है। जिग जैग है एकदम, पूरा जिग जैग में बनी है हमारी कंडेंसर कॉइल। तो जैसे ही यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकला और उसको जो मार्ग मिला वो कैसा मिला, जिगजैग मिला, टेढ़ा मेढ़ा मिला। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जब कोई भी चीज को हम गुजारते हैं, एयर हो, वाटर हो, या हम खुद हो, जब हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं तो हमारा जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्लो जो हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो हाई प्रेशर से जो रेफ्रिजरेंट जा रहा था, उसका जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ता होने के कारण लो प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहां से निकला तो थोड़ा लो होगा, यहाँ पे आया और लो हो जाएगा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या है, एकदम लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि जब कंडेंसर कॉइल से हमारा रेफ्रिजरेंट गुजरता है तो कंडेंसर कॉइल जिग जैग होने के कारण उसका जो प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। उसके बाद में इससे गुजरने में उसको जो टाइम लग रहा है, क्या है, कुछ तो टाइम लगेगा। उतनी देर इसमें घूमेगा जब रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे बाहर की हवा भी मिल रही है। क्या मिल रही है, बाहर की हवा भी मिल रही है। तो बाहरी एटमॉस्फेयर के कारण, बाहरी वातावरण के कारण, बाहरी ठंडक के कारण इसको जो ठंडी हवा मिल रही है, जिससे क्या है, इसका जो हाई टेम्परेचर था, क्या था, इसका जो टेम्परेचर हाई था, लेकिन इसको बाहर की जब हवा लगेगी कंडेंसर कॉइल को, तो इसका जो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते लो टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर निकला था, यहाँ पहुंचते पहुंचते लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हो गया। और रेफ्रिजरेंट की एक बहुत ही खास बात है, एक इसका गुण होता है
है ना, जो भी हम इसमें गैस यूज करते हैं ना, थियोन 12, 22, 134 अल्फा और 135 अल्फा। इस रेफ्रिजरेंट का एक गुण होता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? बहुत ही सेंसिटिव होता है, मल्टी बॉइलिंग होता है। मल्टी बॉइलिंग से क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, क्या होता है, जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है। यहाँ हमने देखा था ये वेपर फॉर्म में निकला था, यहाँ पहुंचते पहुंचते किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। और जहां पे रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर चेंज होने के कारण अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है। क्या करता है? जहां पे रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर चेंज होने के कारण अपनी अवस्था को बदल लेता है, उस जगह होती है सेंसिबल हीट। क्या होती है? सेंसिबल हीट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसिबल हीट कहाँ पाई जाती है? तो सेंसिबल हीट जो है हमारी कंडेंसर कॉइल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंडेंसर कॉइल में पाई जाती है हमारी सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या है? रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अभी हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ आ गया। अब जब रेफ्रिजरेंट यहाँ आया तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म में है, और इसके अंदर घूमने के कारण वो टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हो गया? चिल्ड हो गया। क्या हो गया? चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया एकदम। ठीक है, समझ आ गया। अब ठंडा होती है कोई चीज, जब ठंडी हो जाती है तो उसमें क्या कुछ मॉइस्चर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मॉइस्चर, नमी आ जाती है। समझ आ गया। तो इसमें नमी आ गई है। अब इसमें नमी है तो नमी वाले लिक्विड को तो हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जो है कैपिलरी ट्यूब लगी है जो कि बहुत पतली होती है। क्या लगी है? कैपिलरी ट्यूब। अगर नमी रहेगी तो हमारी क्या है, कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फिल्टर या ड्रायर। फिल्टर या ड्रायर। फिल्टर और ड्रायर का क्या काम होता है? इसके अंदर सिलिकॉन जेल की कुछ गोलियां डाली जाती है। क्या डली होती है इसके अंदर? सिलिकॉन जेल की कुछ गोलियां डली होती है। सिलिकॉन जेल का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या करता है? नमी को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? नमी को ऑब्जर्व करता है। तो जैसे ही इसने नमी को ऑब्जर्व किया तो हमारी एकदम प्योर लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट यहाँ से आगे की ओर मूव करेगी। क्या करेगी? आगे की ओर मूव करेगी लिक्विड फॉर्म में प्योर रेफ्रिजरेंट। यहाँ से हमारा फिल्टर का काम हो गया समाप्त। अब आ जाता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या करता है? कैपिलरी ट्यूब से जब हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है तो कैपिलरी ट्यूब क्या करता है? मीटर ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब जितनी क्वांटिटी की जरूरत है, किसमें? एवोपरेटर में। किसमें? एवोपरेटर में जितनी क्वांटिटी की जरूरत है रेफ्रिजरेंट की, उतनी ही क्वांटिटी में भेजता है। कौन? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या है? मेजर ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब उसको नाप कर क्या करता है? जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हमारे एवोपरेटर में होती है रेफ्रिजरेंट की, उतना ही भेजता है। कौन? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का काम यहाँ पे खत्म हो गया। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 14 mm, 40 mm होती है। कितनी होती है? 40 mm। बात आ जाती है इसकी मोटाई की, कितनी मोटी होती है? तो 0.5 mm से 2.5 mm होती है। डिपेंड अपॉन रेफ्रिजरेटर, कितने लीटर का हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके अनुसार इसकी मोटाई होती है। यहाँ रेफ्रिजरेटर की हमने कैपिलरी ट्यूब समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं एवोपरेटर में। अब देखिए, एक और चीज समझा देते हैं आपको। यहाँ से जो पाइप था हमारा, कॉपर का जो ट्यूब थी, वो बहुत मोटी थी। मोटी से अचानक से पतली में आया। हमारी कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है, तो यहाँ पे भी इसका प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर
थोड़ा सा हाई हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे जब कैपिलरी ट्यूब के बाद में जो एवोपरेटर पाइप आ जाता है, ये देखिए एवोपरेटर पाइप क्या है, बहुत मोटा हो, कितना है, इस कैपिलरी ट्यूब की अपेक्षा अधिक मोटा होता है, अधिक मोटा होता है। तो जब हम पतले पाइप को किसी मोटे पाइप में डालते हैं, किसी भी पतले पाइप को जब हम किसी मोटे वाले पाइप में डालते हैं, तो क्या है, इसका प्रेशर वेरी लो हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर वेरी लो, क्योंकि उधर स्पेस बहुत ज्यादा है, पतले पाइप का स्पेस कम था। तो उससे जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, पहले तो वो पाइप में जितना स्पेस है पहले उसको फिलअप करेगा, उसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जैसे ये पतले पाइप से फिर जब मोटे पाइप में हमारा रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है, तब इसका जो टेम्परेचर जो है लो रहता है और प्रेशर वेरी लो हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बनेगा ही नहीं। इतने पतले पाइप से हम इतने मोटे पाइप में जब रेफ्रिजरेंट को भेज रहे हैं, तो जैसे रेफ्रिजरेंट वहां पे ड्रॉप होगा, गिरेगा, तो पहले तो वो स्पेस को कवर करेगा। जैसे स्पेस कवर होगा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे उसका जो है प्रेशर क्या है, वेरी लो हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर वेरी लो हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है रेफ्रिजरेंट इसके अंदर मूव करता है, इसके अंदर चलता है, किसके, एवोपरेटर के, एवोपरेटर के अंदर धीरे धीरे हमारा रेफ्रिजरेंट चल रहा है। और एवोपरेटर के अंदर हमारी जो भी सामग्री रखी है, फ्रूट्स रखे हैं, सब्जियां रखी है, यानी वे दूध रखा है, केले रखे हैं, कुछ भी रखा है, तो उनके अंदर जो हीट होगी, उनके अंदर क्या है, जो हीट होगी, ये क्या करेगा, उसकी हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, उनकी हीट को ऑब्जर्व करेगा, और उनकी हीट को ऑब्जर्व करके ये अपने फॉर्म को फिर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या है, बाहरी एटमॉस्फेयर के कारण, बाहरी हवा लगने के कारण टेम्परेचर चेंज हुआ था, तब उसने अपना फॉर्म चेंज किया था रेफ्रिजरेंट ने, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो सामग्री रखी है, उसकी हीट को ऑब्जर्व करके यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इनके अंदर जो एवोरेटर में जो सामग्री रखी है, हमारे फ्रिज के अंदर जो सामान रखा है, उसकी हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। मतलब अपने अंदर जो चिल्ड था, जो ठंडाई थी, वो किसको दे रहा है, उसके अंदर रखी सामग्री को, और उसकी हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। और जब उसकी हीट को ऑब्जर्व करता है, तब भी अपना क्या, फॉर्म को चेंज कर लेता है, क्या, रेफ्रिजरेंट। जैसे ही इससे निकलता है, तो अपने फॉर्म को वो चेंज कर लेता है, कैसे, इसकी हीट को ऑब्जर्व करके। तो एवोपरेटर में जो पाई जाती है, वो होती है हमारी लेटेंट हीट। कौन सी होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या है, रेफ्रिजरेंट विदाउट चेंज ऑफ क्या, टेम्परेचर, मतलब बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए अपना फॉर्म जहां चेंज कर लेता है, वहां पे होता है हमारा कौन सा, लेटेंट हीट। यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि इसमें एवोपरेटर में लेटेंट हीट पाया जाता है। और एवोपरेटर ही जो क्या है, हमारी सामग्री को ठंडा करने का काम करता है। एवोपरेटर में जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट गया, उसने सामग्री को ठंडा कर दिया और अपना फॉर्म को चेंज कर लिया। जब यहाँ पे पहुंचता है लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, और वापस किसमें आ जाता है, वेपर फॉर्म में। किसमें, वेपर फॉर्म में। यहाँ लिक्विड फॉर्म में अंदर आया था, सभी ने देखा। लेकिन इसके अंदर की जो सामग्री है, उसकी हीट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके अपने फॉर्म को क्या किया, रेफ्रिजरेंट ने चेंज कर लिया। क्योंकि रेफ्रिजरेंट बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसने अपना गुण के कारण क्या है, यहाँ पे जो इसके अंदर रखे सामान से हीट को ऑब्जर्व किया और अपने आप को चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया, वेपर फॉर्म में। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। यहाँ आके हमारा जो है रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में आ गया, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में, ठीक है। आगे लगा है हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर की क्या जरूरत पड़ गई,
एक्यूमुलेटर क्यों लगाया? जब हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में आ गया था, लो प्रेशर में था, लो टेम्परेचर में था। तो आपको बता दें कि कोई भी इक्विपमेंट 100% वर्क नहीं करता है। कोई भी इक्विपमेंट क्या है, 100% काम नहीं करता है। तो इसमें भी जो है पूरा रेफ्रिजरेंट हमारा क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। समझ आ गया? एवोपरेटर के अंदर जो है पूरा हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो है वेपर फॉर्म में नहीं होगा। कुछ परसेंट जो है लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा। किस में रह जाएगा? लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा। और जो लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा वो हमारा कहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। किस में स्टोरेज हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। और जो वेपर में है वो सीधा कहाँ चला जाएगा? हमारे कंप्रेसर के अंदर। किसके थ्रू? सेक्शन लाइन के थ्रू। किसके थ्रू? सेक्शन लाइन के थ्रू। जो हमारे एक्यूमुलेटर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है, कुछ समय बाद यहाँ पे जब टेम्परेचर मेंटेन होगा इसका, तो ये भी हमारा वेपर फॉर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? वेपर फॉर्म में। और जब ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा तो वापस कहाँ चला जाएगा? कंप्रेसर में चला जाएगा। ये हमारे एक्यूमुलेटर का काम होता है। आखिरी पार्ट बच गया हमारा चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन का क्या काम होता है? किसी कारणवश हमारे रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर कॉइल, एवोपरेटर कॉइल या कैविटी ट्यूब कहीं से ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, कोई छेद हो जाता है, तो हमारे रेफ्रिजरेटर की गैस क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। तो हमने इसको दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलअप करने के लिए यहाँ पे चार्जिंग लाइन होती है। क्या होती है? चार्जिंग लाइन होती है। इस प्रकार हमारी जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करती है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के और कुछ पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।